एकादश भाव में बुध। बुध अगर एकादश भाव में होता है तो जातक अऋणी होता है, वो ऋण नहीं लेता, कर्जदार नहीं होता किसी का, वो बड़ा बुद्धिमान होता है। और ऐसे जातक की अगर कोई पुत्री संतान हो और उसके कन्यादान के समय में उसको किसी तरह का कोई पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब जैसे पुराना दिन में दहेज का व्यवस्था था, है ना, गिफ्ट का व्यवस्था था, तो उन दिनों की बात है ये, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी साइंस। अभी तो ये सब चीज है नहीं। वहां पे भी उनको किसी तरह का कुछ देने के दरकार नहीं होता था, और एक अच्छा लड़का से उनकी पुत्री की शादी हो जाती थी। ऐसे जातक हमेशा ज्ञान की कार्य में अपने आप को नियुक्त रखते रखते हैं। और यूं कह सकते हैं आपकी विद्या चर्चा, मतलब पढ़ाई लिखाई में अपने आप को नियोजित कर देते हैं पूर्णतः। ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं। और अगर उनके देखा जाए प्रोफेशन के हिसाब से, तो जिनका 11th हाउस में बुध होंगे, ऐसे लोग अच्छे लॉयर, लॉ का पुस्तक लिखना, अगर ये लॉ का ये अपना काम भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, फिर भी वहां पे भी वो चैरिटी करेंगे। कैसे चैरिटी करेंगे? मान लो जैसे आ, आप लॉयर हो, आपके 11th में बुध है, तो फिर आप ना जो पैसा दे सकता है उनसे तो पैसा आप बिल्कुल लोगे फीस के तौर पे। लेकिन जो आपको फीस नहीं दे सकता है, आप उनका भी केस लड़ोगे और जीत के आओगे। तो इस तरह का आपका मनोदशा होगा। और क्या हो सकता है? प्रोफेशन के तौर पे 11th हाउस में अगर बुध हो, तो किताबों की बिजनेस में बहुत नाम कमाता है। बाकी बुध का जो और कारक तत्व है, इनको इनके साथ जोड़ लेना। अ, जैसे अभी लास्ट क्लास में लक्ष्मी मैम मेरे से पूछ रही थी एनजीओ वाली बात, तो यहाँ शिक्षा प्रतिष्ठान की मैंने वहां पे एक एग्जांपल लिया था। यहाँ पे और मान लीजिए आप कोई यूनिवर्सिटी का एनजीओ करके कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, ऐसा एक बड़ा स्केल में एनजीओ बनाना चाहते हैं, वहां पे आपके एकादश भाव में बुध हो, तो फिर वो शिक्षा प्रतिष्ठान ऐसा इतना बड़ा होता है कि मतलब वो पूरे विश्व में अपना नाम कमाता है। और अपना जैसे है ना, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के जो भी शिक्षा प्रतिष्ठान है, तो वह जैसे पूरे विश्व में अपना नाम ऑलरेडी रख लेता है, रखा हुआ है। तो इसी तरह का जो एनजीओ वाले हैं, बट बड़ी प्रतिष्ठान, बड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान, उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मली प्रोफेशन के तौर पे आप इसको न्यूज़पेपर या मीडिया के तौर पे भी, आप इसको प्रिंट मीडिया के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। मैंने जैसे चंद्र के बारे में बताया था कि एकादश भाव में चंद्र होगा, तो एकादश भाव में बुध भी होगा, तो कन्या संतान जातक का थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, बट इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनको कोई भी कन्या संतान हो तो उनकी जो माने पुत्री का विवाह के लिए इनको
जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। बिकॉज ऑफ बुध अगर एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक की जो भी पुत्री होती है इतनी गुणवती होती है, इतनी बुद्धिमती होती है और इतनी रूपवती होती है कि उनके शादी के लिए ना, मतलब अच्छे अच्छे ऊंचे वंश के जो पात्र होंगे वो भी आके खड़े हो जाएंगे कि हम अपनी पुत्री से, आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, इस तरह का। बट वही मान लो अगर कमजोर बुध एकादश भाव में हो जाए तो चीजों का वो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही रहेगा बट क्वालिटी कम हो जाएगा। मतलब जो जो चीजें मैंने अच्छे के लिए बताया, फ्रीक्वेंसीज वैसे ही रहेंगे बट क्वालिटी कम हो जाएगा, यहां निम्नतर चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और मतलब जो जैसे बहुत अच्छा बुध बहुत अच्छा हो तो फिर अच्छा सत्पात्र में कन्या का कन्या की विवाह। बट यहाँ कन्या की विवाह में आएगा तो लोग, बट हो सकता है वो गुंडा टाइप का हो, इत्यादि इस तरह का। अब सबसे अच्छा चीज बता रहा हूं, एकादश भाव में गुरु। वशिष्ठ सिद्धांत कभी अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो ये एकादश में गुरु का असली मतलब समझ में आएगा। वशिष्ठ सिद्धांत, वहां पे एक बात लिखी है, मुझे एक एकाएक याद आ गया कि अगर बृहस्पति एकादश भाव में हो तो वह बुद्धि से बृहस्पति बनता है। बृहस्पति मतलब यहां देवगुरु बृहस्पति की बात की गई है। अगर किसी के गुरु एकादश भाव में हो तो वो देवताओं की जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके अनुसार उसका दिमाग, उसका बुद्धि, उसकी विजडम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति का चाहे कितनों धनी से धनी क्यों ना हो जाए, ऐसे व्यक्ति का चरण स्पर्श करने के लिए उतावला हो जाता है लोग। उनके एक चरण की रज मिलना लोगों के लिए भाग्य का मतलब लगता है जैसे भाग्योदय का घड़ी आ गई हो। चाहे वो राजा हो या कोई भी हो। परंतु अगर वही गुरु, एकादश का गुरु अगर कमजोर हो जाए तो फिर वही बनेगा तो गुरु बट हीन बुद्धि, मूर्ख। फिर वहां गुरु के तौर पे लेगा कौन उसको, अपनाएगा कौन। बट कोई एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा, ये कहानी तो हर जगह पे चलते रहता है, पौलिश सिद्धांत का कहानी है कि एक व्यक्ति जंगल में गया तो वहां देखा एक साधु बैठा है और वो साधु बड़ा मूर्ख था, बड़ा हीन बुद्धि था। उसको कुछ भी, कोई भी शास्त्र का ज्ञान नहीं था या वो भगवत तत्व को भी नहीं समझ पाया था। बट वो व्यक्ति जाके उसी के चरणों में बैठ के बोला कि मुझे भगवान दर्शन करना है, भगवत दर्शन करना है। तो भगवत दर्शन के लिए बोला ठीक है, तुम एक काम करो, मैं एक ये एक मंत्र ले लो
ये मंत्र को तुम जप करते रहो, और कभी भी कुछ भी हो तो भगवत को याद करते रहो। तुम्हें भगवान खुद दर्शन देंगे। ये भी एस्ट्रोलॉजिकली है, एस्ट्रोलॉजिकली ये कहानी है। तो वो व्यक्ति एकदम तन मन से, उसके एकदम पूरा हर षष्ठेंद्रिय को कंट्रोल करके अपने आप को कृच्छ साधन के एक्सट्रीम माने लेवल पे ले जाके वही हीन बुद्धि गुरु की बात सुनने लगा, और अल्टीमेट उसको भगवत दर्शन मिला। तो एक दिन गुरु ही आके पूछते हैं, भगवान तुमको मिल गए, हमको तो नहीं मिले। और इसमें वो जमुना पे यानी नदी के ऊपर पैदल चलने वाली कहानी भी आप लोगों ने सुना होगा, इसी कहानी का सेकेंड पार्ट है। तो हीन बुद्धि अगर एकादश में गुरु है, और गुरु अगर हीन बुद्धि भी है, फिर भी उस गुरु की बात अगर कोई मान ले, वो हीन बुद्धि नहीं होगा, वो ज्ञानी होगा। कहने का मतलब इतना ही था। क्योंकि गुरु चाहे जैसा भी हो, उसकी जो शिष्य होंगे, शिष्य पुत्र बात होते हैं, और वो हमेशा सद होते हैं, अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और अगर नॉर्मली गुरु मान लीजिए जैसे अगर वो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, है ना, तो फिर शादीशुदा होते हैं, उनके घर परिवार होता है। सन्यासी में शादी का प्रथा नहीं चलता, बाकी सब में शादी की प्रथा है। चाहे वो मुनि हो, वो ऋषि हो, सब शादीशुदा होते थे उस समय भी, आज भी होते हैं। तो ऐसे गुरु जो मुनि या ऋषि के तौर पे अपने आप को उन्नीत कर चुके हैं, उनका भी जो घर परिवार होगा, पुत्र संतान, उनके जो परिवार, मतलब जैसे पुत्री हुई तो पुत्री होगा, तो दामाद भी होगा, है ना, कन्या संतान होने से दामाद भी होगा। वो सारे लोग बड़े अच्छे होते हैं, और बड़े ही ऑनेस्ट टाइप की सत प्रकृति के होते हैं, और लोगों की उपकार करना वो अपने आप का जीवन की उद्देश्य मानते हैं इसको। अभी के समाज के लिए अगर मैं बताऊं, किसी का एकादश भाव में गुरु हो तो वो बड़ा विद्वान बनेगा, अध्यापक बनेगा, विद्वत जो एडुकेशनल जो ट्रस्ट होते हैं या एडुकेशनल का जो कमिटी होता है, वहां पे ये लोग नौकरी करते हैं। जैसे अपना यहाँ यूजीसी हो गया, है ना, तो यूजीसी में भी वो नौकरी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो अध्यापना में नहीं गए, और अपना बिजनेस, सप्तम हाउस किसी का बहुत प्रोमिनेंट हो गया और वो बिजनेस में गया, तो सोना और क्या बोलते हैं उसको, चांदी, सोना चांदी के कारोबार से बड़ा धन संचय करेंगे। ये हो गया आपका गुरु की बात। अब एक और अच्छा एकादश भाव के लिए शुक्र है। शुक्र अगर एकादश भाव में हो तो चीजें गुरु जैसा ही होगा। सिर्फ चेंज इतना होगा कि एकादश भाव में गुरु होने से नृत्य गीत आदि जगह पे उनका कोई दखल नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर एकादश में शुक्र होगा तो गायन वादन में भी वो बहुत बड़ा परिपक्व होगा। वो हर एक विद्या में पारंगत होता है, हर एक विद्या में अपने आप को उन्नत कर सकता है। और शुक्र, जैसे मैंने बोला था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही बोला था कि सप्तम कालपुरुष के सप्तम भाव के बारे में स्त्री कारक है।
तो वैसे ही शुक्र भी अगर हम माने तो शुक्र भी स्त्री कारक है यहाँ पे। तो स्त्री वहां जैसे चंद्रमा के लिए बोला था, है ना, तो वैसे ही होगा, इनके भी कन्या संतान की अधिकता होगी। और बाकी सब चीज अच्छा ही अच्छा है। हाँ, एक खास चीज होगा जो गुरु से थोड़ा अलग अलग करता है शुक्र को। गुरु में जैसे अध्यापना का काम अध्यापना शुक्र में भी होता है, बट यहाँ अध्यापना के साथ साथ ना वो शिक्षण विभाग में दलाली का काम आता है शुक्र में। बट गुरु में वो चीज नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राक्षस का जो कारक तत्व है वो शुक्र में दिखता है। यानी एक वाक्य में अगर मैं बोल दूं कि शुक्र अगर कमजोर होके एकादश भाव में आ जाए तो अरे वो क्या बोलते हैं, मैम लोग थोड़ा सा आप मुझे बता पाओगे वो, अरे जो शादी का कारोबार करवाता है, लड़का लड़के का मिलन करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? अरे कुंडली मिलान की बात नहीं कर रहा हूं। वेडिंग प्लानर। नहीं, वेडिंग प्लानर तो बाद में होगा ना, लेकिन वेडिंग जो करवाने के लिए रेडी होता है। मैट्रिमोनी। हाँ, मैट्री मैट्रिमोनी। नहीं नहीं, वो मैट्रिमोनी तो मुझे भी याद है, बट उसका एग्जैक्टली वो एक नाम होता है। मैट्रिमोनी साइट हो गया, मैट्रिमोनिकल जो काम करते हैं उसका एक एक नाम है। वो दलाली का ही काम करते हैं ना। हाँ, वो प्रपोजल देते हैं एक दूसरे को। जी जी जी। अरे अरे ये सब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है अभी। ये बड़ा अच्छा सा शब्द है, क्या बोलते हैं वो? हम्म, नहीं, याद नहीं आ रहा है। बड़ा अच्छा सा शब्द है वो, घटक। याद आया। वो एक टर्म होता है जो मतलब लड़के के घर में लड़की का फोटो वगैरह ले जाता है या रिश्ता ले जाता है, और लड़के के घर में लड़की का फोटो या रिश्ता लेके जाता है। बीच में बिचौलिया का काम करता है वो। और जी सर। हाँ तो सर ये मैरिज ब्यूरो। हाँ, मैरिज मैरिज ब्यूरो ब्यूरो। मैम, ये सब तो अंग्रेजी हो गया ना, सब वर्ड जितने भी बोल रहे हैं। ये एक संस्कृत में एक शब्द है, घटक बोलते हैं उसको, घटक। ठीक है। हिंदी शब्द मुझे अभी तक याद नहीं आया, संस्कृत वाला ही याद आया। तो वही एक ही है, वो मेघदूतम में है ना, घटक का काम करता है ना मेघ। कालिदास का मेघदूतम अगर अभी कभी आप देखेंगे तो वहां जो लड़का होता है वो मेघ को अपना घटक के रूप में भेजता है। ठीक है। बट इसका हिंदी वर्ड है एक, वो मैं अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। मैट्रिमोनी वाला जो काम करता है या मैरिज ब्यूरो का जो काम करता है, वही लोग। अब चलिए सबसे मजेदार जगह आ गए हैं, शनि एकादश भाव में। ये मैं आप लक्ष्मी मैम से थोड़ा सा सुनना चाहूंगा, क्योंकि अ, चर राशि के लिए एकादश भाव बाधक का है। मैं क्यों सुनना चाह रहा हूं, मैं आपको क्लू दे देता हूं। सर भले ये बाधिकेश हो, लेकिन इसके बाद भी ये इसकी अपनी मूल त्रिकोण की राशि होगी तो इतनी तो दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, ये आयु को बढ़ाता है ना, शनि अगर वहां आ जाता है तो।
शनि अष्टम में होने से क्या होता है? आयु को बढ़ाता है। जी सर। शनि एकादश में होने से आयु को बढ़ाता है। ये खास करके शनि के लिए है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। सर सही आंसर दिया मैंने। एकदम सही है। थैंक यू। यानी एकादश भाव में शनि आए तो जातक का आयु में वृद्धि होती है। वो मारक बाधक की कोई भी कंडीशंस को तोड़ देता है, मरोड़ देता है। ठीक है। उसको ना किसी तरह का कोई जो होता है ना कृच्छ साध्य या असाध्य बीमारियां, उसको छूता नहीं है, छू नहीं पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन ये उसके खुद के लिए है। बाकी चीजों के लिए अब मैं जो बताने वाला हूं वो शायद आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे एकादश भाव पत्नी का गर्भ, तो पत्नी के गर्भ में जो भी संतान होंगे वो संतान हानि होगा। अगर कोई कन्या संतान बच भी जाए तो फिर उसको भी वैधव्य दोष लगता है। वैधव्य दोष समझ गए? नहीं सर। विधवा बनती है वो। अच्छा। शादी के बाद उसके हस्बैंड की मौत होता है। लेकिन सर सैटर्न यहाँ पे डिले करवाएगा नहीं मैम, कि मैं गर्भ को करेगा? गर्भ, पत्नी के गर्भ से उसको, माने पत्नी के गर्भ में एक तो संतान हानि करवाता है। अगर कोई संतान बच भी जाए, मान लीजिए खास करके कन्या संतान हो जाए, तो फिर कन्या संतान से उसको बड़ा माने कठिन आघात मिलता है और उसको बोलते हैं वैधव्य दोष। जैसे जो मांगलिक दोष से पहले बोला जाता था ना, आप लोग जी। कुछ दोष के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, इससे पहले पढ़े होंगे, है ना? मैं ही आप जी लोगों को जी। ये बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है ना? तो ये वैसा आप समझ लीजिए, एकादश में अगर शनि है तो कन्या संतान के लिए वैधव्य दोष उसके मन को ग्लानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। क्योंकि कम उम्र में उसकी बेटी की शादी हो, दामाद ना हो और दामाद की मृत्यु हो जाए तो कैसा लगेगा, बताइए तो। अगर दामाद की मृत्यु ना हो तब भी उससे दामाद से तकलीफ होगी, यानी या तो दामाद दरिद्र हो जाएगा या दामाद कोई काम का नहीं रहेगा, फिर भी तकलीफ। मतलब यानी कि ये फीमेल फीमेल की पत्री में सही नहीं रहता, ये कहना चाहते हैं उसकी शादी के लिए सही नहीं है? जी नहीं, मैं बोल रहा हूं जातक की पुत्री संतान के लिए ये पत्री सही नहीं है। अच्छा, उसकी पुत्री। ठीक है। पुत्र संतान के लिए नहीं बोला, पुत्री संतान के लिए। ठीक है। ठीक। जी जी। जी ठीक है। बट जातक के लिए नॉन लिविंग में बड़ा मजा है। वो कोई भी काम करेगा, बस तरक्की तरक्की करेगा। जैसे लोहे का बिजनेस कर ले तो बहुत इनकम करेगा। पिता की पुत्री हो सकती है, किसी माता की पुत्री हो सकती है। माता की पुत्री सर बिल्कुल हो किसी सकती है माँ मैम। के चार्ट में। हाँ तो दोनों बिल्कुल। मतलब कि उसको चेक करेंगे, मेल फीमेल के चार्ट मैंने में। क्या बोला? जातक या जातिका की पुत्री संतान के लिए ये योग है। सर वही तो पूछ रहे हैं, माता की पत्री में चेक करेंगे कि उसकी पुत्री के लिए दिक्कत है, कि पिता की पत्री में चेक पिता, करेंगे? खास करके पिता के लिए तो 100% है और माता के लिए जी 75% है। ठीक सर। हाँ मैम, सॉरी, ओहो, सॉरी, मेरे दिमाग से वो हाँ मैं थोड़ा हाँ। दूसरे सब दूसरे कुछ धुन में था।
समझ गई सर, माता मेन है ना, माता ही जन्म देगी, उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी। हाँ मैं, नहीं नहीं मैम, ये सिर्फ और सिर्फ पिता की कुंडली से देखना है, माता की कुंडली से देखना है तो पंचम भाव देखना है। अच्छा, संतान। जी। ठीक वो है। मैं थोड़ा, वो मेरे दिमाग में दूसरा चीज आ गया था, इसलिए कोई बात। सॉरी, आपका वो आंसर में तुरंत आंसर दिए तो वो सही नहीं था, आंसर में हो वो जाता है। चीज सही नहीं है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ पिता की कुंडली से देखना है, ठीक सर। क्योंकि मैं आपको फिर शुरू में बोला था, याद होगा कि कोई भी स्त्री जाति का हो, उनके कुंडली, उनके संतानादि हम पंचम भाव से देखेंगे, बट पुरुष का संतानादि हम एकादश भाव से देखेंगे, क्योंकि एकादश भाव को पत्नी की गर्भ माना गया है। क्लियर है? सूत्र याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। जी। अच्छा, शनि का कुछ और चीजें बता दूं, थोड़ा वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नीच, ओ, बिजनेस बता रहे थे, सॉरी, बिजनेस को पूरा कर दें। जैसे जो जानवर का, जैसे भेड़ वगैरह का जो लोम होते हैं, वहां से जो काम करना, ये ऐसे जातक के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। मतलब ऊन का काम, इस तरह का जो चीजें, जहाँ जो क्या बोलते हैं, जानवरों से मिलता है, वैसा चीज इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। लोहे का काम इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अ, अच्छा, और जैसे खान का जो काम होता है ना, कोयला जहां से निकलता है, या जो भी है खनिज द्रव्य जहां से जो खान से प्राप्त होते हैं, है ना, जो मिट्टी के डिगिंग करने के बाद उसको गहराई में जाने के बाद जो चीजें मिलते हैं, ऐसा बिजनेस या उसका काम से इनका तरक्की होता है। बट ऐसा व्यक्ति का अगर शनि कमजोर हो जाए, तो फिर वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, और उसके घर में ना वो बरकत नहीं आएगा जो होना चाहिए। और अगर मध्यम बलि होगा शनि, मध्यम बलि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर परम उच्च जगह को छोड़ के थोड़ा मतलब 20 डिग्री या 10 डिग्री नीचे आ गया हो, अगर ऐसा कोई ये राशि हो, तो फिर वैसा होने की वजह से ये यह जातक असद उपाय से, डिसऑनेस्टी के माध्यम से पैसा ठगी, या मतलब उसके चतुरता के कारण वो दूसरे से बहुत ज्यादा धन उपार्जन करेगा, धन की आवागमन करवा लेगा, कमाई करेगा, इनकम करेगा बहुत ज्यादा। ये चीज भी याद सर, रखिएगा। बाकी सब तो समझ में यहाँ पे आया सर्टन का, लेकिन आपने कहा कि ये एनिमल का भी काम कर सकता है, वो सर एनी कैसे? एनिमल नहीं, मैं एनिमल एनिमल की बात नहीं किया, मैंने ऊन का बात किया, पशुलोम। हाँ सर, ऊन। ऊन ही कैसे, ऊन ही क्यों, ये तो उससे आएगा, मेष से या? नहीं मैम, सेटन बाल का कारक तत्व है, जी सर। और ठीक है एकादश, सर। हाँ, क्लियर एकादश, सर, क्लियर। हाँ, हो गया ना। जी जी। चलिए, राहु। राहु एकादश, आदमी बड़ा विचित्र। एक, अगर एक वर्ड में बोलूं तो नास्तिक, धूर्त, चालबाज, इस तरह का जो भी विशेषण आपको याद होगा,
वो सारे इसके लिए यूज कर लीजिएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हाँ, बशर्ते राहु मेष का ना हो, वृष का ना हो, मिथुन का ना हो, कर्क ना हो, और सिंह और कन्या का ना हो। यानी प्रथम जो कालपुरुष कुंडली के प्रथम जो 6 राशि होते हैं, यह राशि एकादश भाव में राहु ना हो। यानी एकादश भाव में मेष अगर आ जाए तो राहु अच्छा हो गया, वृष राशि आ जाए तो राहु अच्छा हो जाएगा, मिथुन आ जाएगा तो राहु अच्छा हो जाएगा, कर्क राशि का राहु अच्छा माना गया है, सिंह राशि का राहु अच्छा है, और कन्या राशि का भी राहु अच्छा है। अगर यह एकादश भाव में आ जाए तो राहु से बड़ा दाता कोई नहीं है। ये फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला राहु होता है। और आपको अगर ऐसा कोई राशि तत्व वाले जातक का कुंडली मिल जाए तो आप एकदम आंख बंद करके बाकी ओवरऑल कुंडली देखो या ना देखो, एक लैंग्वेज में आप बोल सकते हो भैया आपका कुंडली बहुत अच्छा है। परंतु बाकी जो 6 राशि है, इनके कोई भी राशि, इनमें से कोई भी राशि अगर एकादश भाव में आ जाता है तो वैसा जातक मतलब किसी के घर में किसी के मां की कोख में ना आए, इतना धूर्त इतना ठगी होगा कि उसको दूसरे से ठगी करते समय अगर कोई भी असद काम हो जाता है, मान लीजिए इवन क्या बोलते हैं उसको, हत्या तक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान पे भरोसा नहीं करता। एकदम एक्सट्रीम राक्षस टाइप का इंसान होगा वो। सर मेरे पास पत्री है, मीन का राहु है, नहीं और मैम, सेम यही यही चीजें हैं उसके पास। बिल्कुल। मीन का राहु है और गुरु के साथ है। नहीं, गुरु के साथ होने से राहु की चूंकि गुरु की अपनी कितने डिग्री पे है बता पाएंगी? नहीं सर, डिग्रियां ध्यान नहीं है, बस इतना ही पता है कि 12th का राहु है और गुरु के साथ है। अगर गुरु के साथ है तो फिर इतना वो मतलब हत्या करने वाली प्रवणता जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना उससे। लेकिन होगा तो वो भी धूर्त, लोगों से ठगी सर करना इसको गुरु, बहुत अच्छा लगेगा। सर भले वो गुरु के वो ले लेगा, गुण ले लेगा, लेकिन गुरु को तो ग्रहण लगाएगा ही ना। हाँ नहीं लगाएगा सही में। लेकिन यहाँ पे ना मैम, ये मैं आज आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, एकदम बहुत पते की बात बता देता हूँ, याद रखिएगा। गुरु चंडाली दोष जो होता है ना, गुरु और राहु जहां इकट्ठे होते हैं, जी सर। इसके बारे में शायद आपको कभी कोई नहीं बताएगा। मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे ना गुरु का वो रूप लेना चाहता है शिष्य, जी सर। मतलब जैसे गुरु जैसा विनयी, है ना, विनम्र इत्यादि दिखावा उसको बहुत अच्छा से आएगा। और हाँ। ऐसे राहु वाला कोई भी जातक होगा, आप उसको देखिएगा ना तो लगेगा कि दुनिया में इससे भद्र और इससे सज्जन इससे विनयी कोई भी नहीं है। लेकिन इसके 2 रूप होते हैं, इसके मुखौटा 2 होते हैं। एक तो ओरिजिनल चरित्र जो है वो है धूर्त, लेकिन चूंकि वहां पे एक शर्म की, गुरु साथ होने से एक शर्म की लकीर रहती है, एक लकीर है, एक सीमा है जहां मतलब वो हत्या नहीं करेगा। मैं सिर्फ इतना ही बताया आपको। सर मैंने देखा है, ऐसे लोग बोलने में बड़े संत होते हैं, अंदर से धूर्त होते हैं। बिल्कुल 100%, इसमें कोई ये मैंने चेक मैं किया। आपसे पूर्णतः नहीं 1000% सहमत हूं, है ना। और वो नहीं होता है सर, डबल मुखौटा।
वही तो बोला, मुखोटा। मुखोटा, इनके दो दो चेहरे होते हैं। जी सर। कभी कभी तो दो के अलावा और भी बहुत ज्यादा चेहरा देखने को मिलेगा। अगर बहुत सारे चेहरा, बहुरूपी जिसको बोलते हैं ना, बहुरूपी, हम्म। ये लोग, वही गुरु चंडल वाले लोग बहुरूपी होते हैं। और खास करके मीन के गुरु और धनु के गुरु में, ठीक है। जी जी। केतु, केतु अगर एकादश भाव में हो तो जातक बड़ा भाग्यवान होगा, विद्वान होगा, और बड़ा हैंडसम होगा। वो वाकई में बहुत ही अच्छा होगा। जैसे एकादश भाव की मैंने राहु के बारे में बताया, राहु के जितने भी खराब गुण है उसको आप पलट दीजिए, जितने अच्छा गुण है सब एकादश भाव के केतु में आ जाएगा। अगर किसी के पत्र में एकादश भाव में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति भगवान जैसा होता है। माने ये रियल में गुरु होता है। इनको ज्योतिष का नॉलेज, इनको मतलब आगम विद्या, है ना, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र इत्यादि हर एक चीज आता है। और यह व्यक्ति समाज के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे। इनको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लोक सेवा चाहिए। बस ये याद रखिएगा। बट ऐसे जातक के, ऐसे जातक ना पेट से बड़ा परेशान रहते हैं, और अपने संतान से इनको प्रॉफिट नहीं होता कभी भी। संतान से हमेशा दुख मिलता है। ये इनकी कमजोरी है। बाकी केतु समाज जीवन के लिए बहुत अच्छा है, एकादश का केतु। और हर एक के लिए, समाज, व्यक्ति या किसी के लिए बहुत अच्छा है। बट वो पर्सनली उस व्यक्ति के लिए पेट का बीमारी देने वाला होगा, और कुछ नहीं है। और उनको शांति मिलने में थोड़ा देरी होगा, क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि तुम आगम विद्या की ओर और भागो, और भागो। चलिए, हो गया एकादश भाव। कल से द्वादश भाव शुरू करेंगे।